हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र यानी कि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि गद्य यानी क्या होता है। जो हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, ठीक है, पैराग्राफ में लिखते हैं और उसको लिखने के लिए अगर हम व्याकरण यानी कि ग्रामर के नियमों का पालन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गद्य। तो इस तरीके से गद्य को जब हम लिखते हैं तो उसकी कोई भी 4 विधाओं के जो है आपको नाम यहाँ पे लिखना है। विधा यानी क्या होता है, रूप बोलते हैं, यानी कि जैसे आप पैराग्राफ राइटिंग करते हो तो अलग अलग रूपों में लिखते हो, तो रूप यानी कि होता है विधा, ठीक है। तो गद्य की कोई भी 4 विधाओं के यहाँ पे नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ उत्तर में बोला गया है हिंदी गद्य की अनेक विधाएं यानी कि रूप हैं जो कि निम्नलिखित है। तो देखिए, हिंदी में जब आप पैराग्राफ राइटिंग करते हो तो उसके बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारी विधाएं होती है, जिनमें से जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे हुए हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, गद्य काव्य, आलोचना, यात्रावृत्त, डायरी, पत्र, भेंट वार्ता आदि और बहुत सारे होते हैं। तो इनमें से कोई भी 4 विधाएं जो आपको आसान लगते हैं, इजीली याद हो जाते हैं, उनको यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। देखिए, एक बहुत बड़े लेखक है जिनका नाम है बाबू गुलाब राय जी। तो उन्होंने निबंध की एक परिभाषा दिए थे, तो उनके अनुसार उन्होंने निबंध की क्या परिभाषा दिए थे वो यहाँ पे हमको लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की जो परिभाषा है वो यहाँ पे लिखा गया है कि जो बाबू गुलाब राय जी थे जो कि एक बहुत बड़े लेखक हैं, उनके अनुसार जो निबंध है वो उस गद्य रचना को कहते हैं, यानी कि उस पैराग्राफ की रचना को कहते हैं। रचना यानी क्या होता है, जो लिखी गई है। तो जो पैराग्राफ लिखा गया है तो उस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है, जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया हो। देखिए, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। तो यहाँ बोला गया है कि निबंध एक ऐसी पैराग्राफ की रचना को बोला गया है, एक ऐसे पैराग्राफ को बोला गया है जिसमें सीमित आकार यानी कि लिमिटेड ही आप उसको लिख सकते हो। बहुत अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके आप लिख नहीं सकते हो। एक लिमिटेड शब्दों में, सीमित आकार यानी कि सीमित शब्दों में, लिमिटेड वर्ड्स में आपको ये लिखना होता है निबंध। और इसके भीतर यानी कि इसके अंदर किसी भी एक विषय यानी कि एक टॉपिक आपको मिलता है, उस टॉपिक को आपको यहाँ पे वर्णन करना होता है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना होता है, या फिर इसी को बोलते हैं प्रतिपादन। यानी कि ये भी वही है, इसका मतलब कि वर्णन करना या एक्सप्लेन करना, या फिर इस तरीके से समझाना कि अगले इंसान को बहुत ईजिली समझ में आ जाए, उसको बोलते हैं प्रतिपादन। तो अच्छी तरह से समझाना यानी कि होता है प्रतिपादन। तो इस तरीके से किसी भी एक विषय पे, एक टॉपिक को आपको वर्णन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है या अच्छे से समझाना होता है। लेकिन जब वो आप समझाते हो या वर्णन करते हो तो उस समय एक विशेष यानी कि खास निजीपन होना चाहिए। जैसे कि हम अपनों को समझाते हैं, उसी तरीके से इस निबंध में भी जो आप जिस तरीके से समझा रहे हो उस टॉपिक को, उस विषय को बहुत अच्छे से अपनेपन के साथ समझाना होता है। उसके अलावा स्वच्छंदता यानी कि एकदम साफ सुथरा अच्छे तरीके से लिखा जाता है। उसके अलावा सौष्ठव, सौष्ठव का मतलब होता है बहुत ही सुंदरता के साथ लिखी जाती है। और सजीवता, सजीवता का मतलब है कि उस टॉपिक को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि हमें लगता है कि वो सब चीज़ें हमको समझ में आ रही है और हमारे सामने सब चीज़ें हो रही है, बिल्कुल लाइव हो रही है, इस तरीके से लिखा जाता है। इसके अलावा जो आवश्यक संगति होती है, जब आपस में आप लोग बात करते हो तो जो आपकी जरूरी संगति और संबंधिता होती है, जो आपस में रिलेशन होता है, अच्छे से आप चीज़ों को समझाते हो, वैसे इस निबंध में भी उस जरूरी संगति और संबंधता के साथ जो है आपको यहाँ पे वर्णन किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर वर्णन किया जा रहा है तो ऐसी गद्य रचना को बोला गया है निबंध। तो इस तरीके से बाबू गुलाब राय जी ने निबंध की बहुत ही शानदार परिभाषा दिए थे। तो यही आपको याद करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7 में बोला गया है संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए, संधि और समास ये 2 हिंदी ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं, इनमें कोई 3 अंतर यानी कि आपको डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है ये संधि के लिए है और जो दूसरा कॉलम है ये आपको समास के लिए दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हेडिंग लिखना चाहिए वेरिडली कि संधि और समास।
चलिए डिफरेंस को समझते हैं। तो पहला डिफरेंस है संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। तो जो संधि है ना, ये संधि जो शब्द है इसका, इस शब्द का अर्थ यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। मेल यानी कि मिलना या जुड़ना, आपस में मिलना, तो इसको बोलते हैं संधि। ठीक है, संधि मतलब कि मिलना आपस में या जुड़ना। वहीं पे अगर समास का शाब्दिक अर्थ यानी कि समास, ये जो वर्ड है, ये शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। संक्षेप यानी शॉर्टकट में कहना, कोई चीज को शॉर्टकट में कहना, इसी को बोलते हैं संक्षेप में कहना। तो यही होता है समास। ठीक है, तो संधि यानी मिलना और समास यानी कि संक्षेप में कहना, शॉर्टकट में बोलना, समरी में बोलना। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस है संधि में दो वर्ण मिलते हैं। देखिए वर्ण क्या होते हैं पहले समझते हैं। वर्ण यानी कि कोई भी सिंगल लेटर, जैसे कि क, ख, ग, अ, च, ये क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो संधि में क्या मिलते हैं? तो दो वर्ण आपस में मिलते हैं। लेकिन समास में क्या मिलते हैं? समास में दो पद मिलते हैं। पद क्या होता है? शब्द। ठीक है, दो शब्द जब आपस में मिलते हैं, जैसे कि राजा, ठीक है, और पुत्र, राजा का पुत्र, तो राज्य पुत्र बनता है। तो ऐसे जब शब्द मिलते हैं ना, तो शब्दों के मिलने से क्या होता है? समास बनता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है संधि के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन समास की बात करते हैं तो ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है संधि को तोड़ने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि देखिए संधि को तोड़ने का मतलब क्या होता है? जब उसको हम तोड़ते हैं, एक वर्ड को जब तोड़ते हैं, जैसे कि सूर्योदय है तो सूर्य धन उदय। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य टूट गया अलग, उदय अलग हो गया। तो जब हम इस किसी वर्ड को, उस वर्ड में भी किसी अगर वर्ण को तोड़ते हैं, ठीक है, तो उस संधि को तोड़ने को हम क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद बोलते हैं। वहीं पे अगर समास को तोड़ने की बात करते हैं तो समास को तोड़ने की जो क्रिया होती है, जो पूरा काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं समास विग्रह कर रहे हैं। तो देखिए तोड़ तो रहे हैं हम शब्दों को, लेकिन अगर संधि के हिसाब से तोड़ रहे हैं तो संधि विच्छेद, और समास के हिसाब से तोड़ रहे हैं तो समास विग्रह। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट डिफरेंस है संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिए। जब संधि में हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो विभक्ति बोलते हैं उसको तोड़ने को, या फिर जब कोई शब्द को हम तोड़ते हैं ना, तो वहां पे कोई चीज लोप नहीं होती। लोप यानी गायब नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सूर्योदय है तो सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य भी है वहां पे, उदय भी है, कोई चीज यहाँ पे गायब नहीं हुई। ठीक है, वहीं पे समास के हिसाब से बात करें तो समास में जो विभक्ति होती है जब तोड़ा जाता है, या जो शब्द होता है वहां पे उस शब्द का, विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि गायब हो सकता है। हमेशा होगा क्या? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी होता है, पर अक्सर होता है। कोई ना कोई शब्द आपको गायब होते हुए देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है भर पेट। अब इसको जब देखो ये बनाया कैसे गया है, एक्चुअली भरपेट, ये भर और पेट दो वर्ड नहीं थे, मेन वर्ड क्या थे? पेट भर कर। जब इसको जोड़े तो पेट और भर, तो भरपेट बन गया। तो देखिए कर जो शब्द था ये लोप हो गया, गायब हो गया। तो वही यहाँ बोला गया कि समास में कोई भी विभक्ति या शब्द का या पद का लोप हो सकता है, वो गायब हो सकता है। ठीक है, जैसे कि राज्य पुत्र या राजा पुत्र बोलते हैं तो वहां पे क्या छुपा हुआ है? राजा का पुत्र, का छुप गया, गायब हो गया, लोप हो गया। तो समास में जो शब्द होते हैं वहां गायब होते हैं, लोप होते हैं, लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए एक और नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि संधि में हम प्लस, ये जो चिन्ह है, जो सिंबल है, इसका उपयोग होता है, लेकिन समास में प्लस का उपयोग नहीं होता है भाई। जैसे देखिए सूर्योदय वर्ड था तो सूर्य प्लस उदय, देखिए सूर्य नहीं होगा ना, ये सूर्य होगा सिर्फ। क्या होगा? ये हो गया सूर्य, ये सूर्य होगा, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्य प्लस लगाते हैं, देखिए ये प्लस लगाए हैं। ठीक है, वहीं पे जब हम समास में लिखते हैं, समास विग्रह करते हैं तो प्लस नहीं लगाते। भरपेट का क्या हो गया? देखिए पेट भर कर, कहीं प्लस लगाया क्या? नहीं लगाए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम भी लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, वो आपको बताना है। तो 3 टाइप की शब्द शक्ति होती है, उनके नाम भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, शब्द शक्ति के प्रकार बताने के पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि शब्द शक्ति होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है।
तो देखिए शब्द शक्ति में जो मेन वर्ड है वो है शब्द, ठीक है। तो कोई भी जो शब्द होता है उसका डेफिनेटली कोई अर्थ भी होता है, उसका मीनिंग भी होता है, राइट। तो शब्द और अर्थ के जो संबंध होता है, उसका आपस में जो रिलेशन होता है, उसी को बोला जाता है शब्द शक्ति, ठीक है। एक तो ये परिभाषा हो गई, इसका कॉन्सेप्ट हो गया। एक और ये नीचे डेफिनेशन है कि जो शब्द के जो अर्थ होते हैं ना, देखिए कोई शब्द होता है, ठीक है, एक शब्द है, उस शब्द को पढ़ने से अगर उसके अर्थ का बोध हो रहा है, उसके अर्थ का पता चल रहा है, बोध होना मतलब पता चल रहा है उसका अर्थ, तो शब्द के अर्थ का जो बोध कराने वाली उसकी शक्ति होती है, यानी कि हर शब्द के पास अपनी एक शक्ति होती है कि वो उस शब्द का अर्थ आपको बता देता है, उसी को बोला गया है शब्द शक्ति। तो कुल मिलाकर के शब्द के पास जो शक्ति होती है जिससे कि उसके अर्थ का बोध हो जाता है, हमको अर्थ समझ में आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं शब्द शक्ति, ठीक है। अब शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना, ठीक है। वैसे तो आपको आंसर इतना ही लिखना है कि शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं और उनके नाम क्या क्या है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इतना ही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या होता है। तो चलिए 1 बाय 1 थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया अभिधा। अभिधा क्या होता है? अभिधा का अर्थ है किसी शब्द का साधारण अर्थ, सिंपल। तो अभिधा का मतलब ही है, अर्थ ही है कि कोई भी शब्द जो है अगर उसका जो साधारण अर्थ है, जो मीनिंग है, तो उस साधारण अर्थ को हम क्या बोलते हैं? अभिधा। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं राम पानी पीता है, ठीक है, तो इसमें राम तो एक नाम है और पानी जो है उसका अर्थ होता है जल, और पीना यानी कि पीने की क्रिया यानी कि काम हो रहा है, हम पानी को पी रहे हैं। तो सिंपल मीनिंग था, राइट, कि पानी यानी कि जल और पीना यानी कि वो क्रिया है, उसका काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया अभिधा। अब बात करते हैं लक्षणा की, ठीक है। तो एक आचार्य मम्मट जी हैं, ठीक है, एक आचार्य थे मम्मट जी, वो कहते हैं कि अगर मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। मुझे पता है ये आपको समझा नहीं होगा, तो पहले मैं इसका एक उदाहरण दिखाता हूँ, उसके बाद जो है आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ एक सेंटेंस है, राजस्थान बहादुर है, ठीक है। क्या सेंटेंस है? राजस्थान बहादुर है। तो इस वाक्य में जो राजस्थान है ये एक राज्य का नाम है, एक प्रांत यानी कि एक राज्य का नाम है, एक स्टेट का नाम है, ठीक है। लेकिन कोई भी जो प्रांत है, जो राज्य है, वो बहादुर तो नहीं हो सकता। एक राज्य कैसे बहादुर हो सकता है भाई? तो यहाँ पे जो लक्षण यानी कि जो लक्ष्यार्थ है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है हमारे यहाँ पे बताने का, समझाने का, वो ये है कि राजस्थान के लोग बहादुर है। राजस्थान बहादुर है मतलब कि राजस्थान के रहने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, वो बहादुर है। यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ बोला गया है अगर मुख्य अर्थ, मेन अर्थ बाधित हो रहा है, बाधित हो रहा है मतलब कि वो सीधा सीधा अर्थ नहीं दे पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे राजस्थान बहादुर है, तो राजस्थान तो एक स्टेट का नाम है, तो सीधा सीधा तो अर्थ नहीं जा रहा था कि एक स्टेट कैसे अर्थ दे सकता है। तो यहाँ पे बाधित यानी कि रुकावट पैदा हुई अर्थ के लिए। तो जो रूढ़ी, रूढ़ी यानी कि जो पुरानी प्रथा है, जो पुराने अर्थ है, या प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब क्या होता है? जो यूज करने का तरीका होता है, ठीक है, कोई भी वाक्य को, कोई भी शब्द को, ठीक है, पुराने जमाने के हिसाब से, जो पुरानी प्रथा है उसके हिसाब से अगर किसी शब्द को इस्तेमाल किया गया है, तो जो रूढ़ी या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति से एक उनके पास शक्ति आ जाती है, उस शब्द के पास की जो मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला कोई दूसरा अर्थ, ठीक है, मेन अर्थ तो नहीं निकल सकता, तो दूसरा अर्थ जो है वो लक्षित हो जाता है, दिख जाता है, तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे कि यहाँ पे राजस्थान जो है ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा था क्योंकि राज्य एक कभी भी बहादुर नहीं हो सकता है, तो इसका एक दूसरा अन्य अर्थ है कि वहाँ के रहने वाले लोग इसका मतलब बहादुर हैं, तो इसको हम बोलते हैं लक्षणा। ठीक है, क्लियर है। तो जो तीसरा टाइप है वो है व्यंजना। अब इसको समझते हैं। तो शब्द के जिस व्यापार से मुख्य तथा लक्ष्य अर्थ से अलग अर्थ का बोध होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया व्यापार, तो इस व्यापार का मतलब होता है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का ही दूसरा नाम होता है व्यापार। ठीक है, तो शब्द के जिस शब्द शक्ति से अगर मुख्य यानी कि जो अभिधा है, मेन वर्ड है, ठीक है, मेन जो अर्थ है उस शब्द का, या फिर जो लक्ष्य अर्थ है यानी कि लक्षणा का जो अर्थ था, जो कि रुकावट पैदा होने पर, बाधित होने पर एक अर्थ देता था, तो अगर ये दोनों से ही एक अलग ही अर्थ है, कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा है, उसका हमको बोध हो रहा है, पता चल रहा है, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कुल मिलाकर के सिंपल अर्थ भी नहीं है और रुकावट या फिर बाधित होने पर जो अर्थ निकलता है वो भी नहीं है,
तो इसके अलावा ही कोई अर्थ है तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसके अर्थ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही फेमस एक कविता का पार्ट है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि यहाँ पे जो 3 वर्ड है ना, मोती मानुष चून, तो इन तीनों के लिए जो पानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे सिंपल अर्थ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मोती के लिए पानी का मतलब क्या होता है, कांति। कांति मतलब क्या होता है, शाइन करना, चमकना। और अगर मानुष यानी कि मनुष्य के लिए पानी का मतलब क्या होता है, उसकी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। और चून यानी कि चूना। चूना जो है वो चूने का महत्व तब होता है जब उसमें पानी मिलाया जाता है। तो बिना पानी के चूने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तीसरे केस में पानी का अर्थ है जल। तो इस तरीके से कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम इसको, व्यंजना बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रश्न नंबर 2 पे, तो ये आपका क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है और उनके नाम भी लिखना है। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले गंतोक क्या है, बेसिकली गंतोक जो है वो गैंगटोक को बोला जाता है, एक शहर का नाम है। ठीक है, गैंगटोक, तो उसी का एक दूसरा शब्द है गंतोक। तो जो गंतोक है उसको मेहनतकश यानी कि मेहनत करने वाले बादशाहों यानी कि राजाओं का शहर कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है, ये जो गंतोक है, जो कि मैंने बताया गैंगटोक एक शहर का नाम है और ये सिक्किम जो राज्य है उसकी राजधानी भी बोली जाती है। तो गंतोक जो एक रमणीक पर्वतीय स्थल है। रमणीक यानी कि बहुत ही सुंदर, पर्वतीय यानी कि पहाड़ों वाली स्थल यानी कि जगह है। इसको सुंदर, आकर्षक तथा रमणीक बनाने में वहाँ के मेहनती लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखिए, ये जो गंतोक प्लेस है, जो गैंगटोक है, इसकी सुंदरता, इसको आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव और रमणीक यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने में वहाँ के जो मेहनती लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ही मेहनती है और उनकी मेहनत की वजह से ही बहुत ही ये सुंदर शहर बन पाया है। तो इन मेहनती लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि रोल रहा है। तो ये जो गंतोक है, जो गैंगटोक है, इसमें सुबह सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही रमणीक होता है, सुंदर होता है। वहाँ की शाम भी बहुत सुंदर होती है और वहाँ की रात भी बहुत सुंदर होती है। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही परिश्रमी यानी कि मेहनती होते हैं और यहाँ आराम या हराम की खाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो आराम करना पसंद नहीं करते और ना ही हराम की खाना यानी कि बिना काम किए खाना खाने का तो बात ही नहीं उठती है। वो मेहनत करने के बाद ही खाना खाते हैं। तो आराम या हराम ये बात का तो सवाल यानी कि प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जो परिश्रमी लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, इनका जो ये शहर है, सीधी सी बात है कि इन परिश्रमी लोगों का ये शहर है। तो इस कारण से ही गंतोक को मेहनतकश बादशाह यानी कि मेहनत करने वाले राजाओं का शहर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो सिसकने का मतलब क्या होता है, जब बच्चा बहुत रोता है तो इस टाइप की आवाज आती है रोने की, सिसकने की। तो वही बोला गया कि जो भोलानाथ थे वो अपने साथियों को, दोस्तों को देख करके सिसकना यानी कि रोना और सिसकियां भरना क्यों भूल जाते हैं। तो समझते हैं इसको आंसर से। उत्तर में बोला गया है, खेलने में बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है। जो बच्चे होते हैं वो जनरली खेलना उनको बहुत पसंद होता है और खेलने में उनकी स्वाभाविक यानी कि नेचुरल सी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। यदि उसे अपनी उम्र के यानी कि सेम उम्र के बच्चे खेलते मिल जाएं तो वह सब कुछ भूल जाता है और भूल करके उस खेल में रम जाता है, खो जाता है। तो यही कारण है कि जो भोलानाथ है वो अपने पिता की गोद में सिसक रहे थे पहले, लेकिन जब उन्होंने अपने साथी बच्चों को खेलता देखा तो उनका मन जो है खेलने के लिए लालायित यानी कि लालच में आ गया और इसलिए वह सिसकना बंद करके अपने पिता के गोद से उतर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए। तो यही कारण था कि भोलानाथ जो है अपने साथियों को देख करके सिसकना भूल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 9 में बोला गया है, नागार्जुन की 2 रचनाएं लिखिए। तो नागार्जुन जी ने जो रचनाएं लिखी थी वो बहुत सारी, उसमें वैरायटी आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे नाम है, यहाँ से अगेन आप 2-3 कोई भी नाम यूज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे युगधारा हो गया, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, प्रेत का बयान, भस्मांकुर। तो ये कुछ इनकी रचनाएं थी। इनमें से कोई भी 3-4 आप याद कर लेंगे और 2 जो है वो आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसके अथवा में बोला गया है नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। देखिए जो नई कविताएं लिखी जाती है जो कि आधुनिक काल का एक हिस्सा है, ठीक है, वर्तमान की जो कविता है उनको बोला जाता है नई कविता। तो नई कविता की कोई दो विशेषता यानी कि खासियत आपको यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है जो ये नई कविता है इसकी प्रमुख यानी कि खास जो विशेषताएं हैं, जो खासियत है वो निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखी हुई है। सबसे पहली जो खासियत है वो ये है कि लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लघु मानववाद क्या होता है। लघु यानी कि छोटा, मानव यानी कि इंसान। तो यहाँ पे छोटा इंसान नहीं है, एक्चुअली ऐसा है जो मानव है, जो इंसान है, उसका जो जीवन है बहुत ही छोटा है। तो इसलिए वो अपने जीवन की छोटी से छोटी चीज़ों के लिए जागृत होते हैं, सजग रहते हैं और अपने जीवन के मान सम्मान पे काम बहुत करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं कि उनके स्वाभिमान, उनकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आ पाए। तो इस तरीके से कविताओं में ये सब चीज़ें बताई जाती है। सेकंड विशेषता है कि यहाँ पे प्रयोगों में नवीनता देखने को मिलती है। जो यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, जो नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसमें नवीनता यानी कि नयापन हमको देखने को मिलता है। तीसरा है क्षणवाद को महत्व। क्षण यानी क्या? छोटे छोटे जो क्षण होते हैं, जो पल होते हैं, छोटे छोटे से समय को, जीवन के हर पल को वहाँ पे यानी कि नई कविता में महत्व दिया जाता है। वही लिखा है जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक पल को, प्रत्येक समय को यहाँ पे बहुत ही महत्व दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फोर्थ है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। अनुभूति का मतलब क्या होता है? जो आपका अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को, जो आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे नई कविता में वास्तविक चित्रण करके यानी कि वास्तविक यानी कि रियलिटी के हिसाब से चीज़ों को लिखा जाता है, बताया जाता है, यानी कि उसको चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है कुंठा संत्रास मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण। यहाँ पे बहुत सारे नए नए टर्म्स है। पहला है कुंठा। कुंठा का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान निराश हो जाता है, अपसेट हो जाता है, या जब कोई इंसान पाना चाहता है पर वो कुछ कर नहीं पाता उस चीज़ को पाने के लिए, तो उससे जो वो अपसेटनेस आती है उसको हम बोलते हैं कुंठा। नेक्स्ट है संत्रास। संत्रास का मतलब क्या है? जब डर होता है, ठीक है। जैसे कि पहले के समय में जो लड़कियां थी, जो औरतें थी, उनको बाहर निकलने में डर लगता था, तो उसको बोला गया संत्रास। और मृत्युबोध यानी कि मरने का जो डर है। तो इन सभी चीज़ों को मनोवैज्ञानिक यानी कि बहुत ही शानदार साइंटिफिक वे से यहाँ पे चित्रण किया गया है, इसको दिखाया गया है नई कविता के अंदर। नेक्स्ट है बिंब यानी कि नए बिंबों की खोज। तो देखिए बिंब क्या होता है? कोई चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन करना या बताना कि उसके जो चित्र है, यानी ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें हमारे सामने हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं बिंब। तो जो नए नए बिंबों की खोज की गई यहाँ पे, बिंब यानी कि वही नए नए लिखने के ऐसे तरीके ढूंढे गए जहाँ से उस कविता में जो भी बताया जा रहा है हमें लगता है कि वो हमारे सामने सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये थी नई कविता की विशेषताएं। जो भी आपको दो इजी लगती है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10 में बोला गया है कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं और भाव पक्ष। तो देखिए जो सूरदास जी हैं एक बहुत ही फेमस कवि हैं और दूसरे तुलसीदास जी हैं, तो दोनों के लिए हमको विशेषताएं इनकी हमको बताना है। नीचे कुछ बिंदु दिए गए, इन्हीं के आधार पे, यानी कि हमको सूरदास जी की दो रचनाएं और उनका भाव पक्ष बताना है, और उसके बाद तुलसीदास जी की दो रचनाएं और फिर उनका भाव पक्ष। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सूरदास जी की दो रचनाएं और भाव पक्ष। तो अगर हम सूरदास जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं तो वहाँ पे दो बोली गई है। यहाँ पे आप दो से ज़्यादा याद कर सकते हैं ताकि बैकअप में आपके पास अगर कोई एक भूल गए तो एग्जाम में आपको बनना चाहिए। तो पहली हो गई सूर सागर, दूसरी हो गई साहित्य लहरी और तीसरी हो गई सूर सारावली। ये याद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है काव्यगत विशेषताएं भी बतानी है। तो देखिए काव्यगत विशेषताओं के अंदर दो चीज़ें आती है, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो पहले समझते हैं भाव पक्ष। तो हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष, इसमें कुछ पॉइंट्स है, चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। तो सबसे पहले जो भाव पक्ष क्या होता है इसको समझते हैं। भाव पक्ष यानी कि जो इन्होंने कविताएं लिखी है सूरदास जी ने, उसके पीछे उनका भाव, फीलिंग क्या थी, तो वो पक्ष आपको यहाँ पे दिखाना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वात्सल्य वर्णन। तो वात्सल्य क्या होता है? माता पिता का प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, उसको बोला गया वात्सल्य प्रेम। तो वात्सल्य वर्णन हमको देखने को मिलता है सूरदास जी की कविताओं में। वही आगे बताया गया है कि जो सूरदास जी है उन्होंने वात्सल्य रस का दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब कि देखिए जो वात्सल्य रस है इसमें दो तरीके से बातें हमको देखने मिलती है कि माता पिता जब अपने बच्चों से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं संयोग, यानी कि दोनों मिल रहे हैं तो एक अलग सी खुशी वाली बात होती है, तो इसको बोलते हैं संयोग। लेकिन माता पिता अगर अपने बच्चों से दूर हो जाए या बिछड़ जाए तो वहाँ पे वियोग, जिसकी वजह से रोना बहुत आता है। तो
सूरदास जी ने वात्सल्य रस के दोनों पक्ष संयोग और वियोग दोनों का ही विस्तृत यानी कि बहुत डिटेल में वर्णन किया है, जहाँ पे कृष्ण जी का घुटनों पर चलना, अपनी शाह यानी कि शाया को पकड़ना यानी कि अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही शानदार इनकी लीलाओं का यानी कि कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनका मनोहारी यानी कि जहाँ पे मन हर जाता है, मन अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, इस तरीके से चित्रण किया है अपने कविताओं में। तो ये हो गया पहला वात्सल्य वर्णन किया हुआ है। दूसरा है श्रृंगार वर्णन। देखिए श्रृंगार यानी क्या होता है, प्रेम, जहाँ दो लोग आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान और गोपियाँ, कृष्ण भगवान और राधा, तो ये जब आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच के प्यार को दिखाने का जिस रस का उपयोग किया जाता है वो होती है श्रृंगार रस। तो उन्होंने यानी कि सूरदास जी ने श्रृंगार वर्णन भी किए हैं अपनी कविताओं में। वही लिखा गया है कि सूरदास ने श्रृंगार के संयोग और वियोग, यहाँ पे भी दोनों चीजें हैं, संयोग यानी कि आपस में मिलते हैं, वियोग यानी जब दोनों अलग होते हैं, तो दोनों ही रूपों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक एग्जाम्पल संयोग का देखते हैं और एक वियोग का देखते हैं। तो पहले संयोग का बात करते हैं कि खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, यानी कि जो हरि है श्री कृष्ण जी हैं वो खेलने के लिए निकसे यानी कि निकल पड़े ब्रज की गलियों में, खोरी यानी कि अपने सखाओं के साथ, दोस्तों के साथ, सखियों के साथ मिलने के लिए। तो क्योंकि अब कृष्ण जी बाहर निकले तो अपने सखियों से, सखाओं से मिलेंगे, तो ये हो गया संयोग। वियोग की बात करते हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, यानी कि बिनु यानी कि बिना, गोपाल यानी कि कृष्ण के, बैरिन यानी कि जो दुश्मन है, शत्रु है, भई यानी कि बन गए हैं, कुंजय यानी कि वन और जंगल। तो इसका मतलब क्या है कि बिना गोपाल के यानी कि बिना कृष्ण भगवान के ये जो वन है, जो जंगल है, वो हमारे शत्रु बन गए हैं, ये दुश्मन बन गए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान नहीं है, जहाँ पे जंगल में ये लोग आपस में, वनों में एक दूसरे से मिलते थे, अब वो जंगल भी किसी काम के नहीं है, वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट भाव पक्ष की। तो ये है भक्ति भावना, यानी कि जो भक्ति की जो भावना होती है, जो भगवान की भक्ति के लिए जो फीलिंग होती है, उसको भी सूरदास जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। यहाँ बताया गया है जो सूरदास जी हैं वो उच्च कोटि के, बहुत ही ऊंची कोटि के, ऊंची कैटेगरी के भक्त थे। किसके भक्त थे? श्री कृष्ण जी के। तो उनके जो आराध्य हैं, जिनकी वो आराधना करते थे, जिनकी पूजा करते थे, वो श्री कृष्ण जी ही हैं, कृष्ण भगवान हैं। और उनके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अनन्य यानी कि उनके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। तो सूरदास जी के मन में सिर्फ श्री कृष्ण भगवान जी हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा भाव पक्ष में हमको देखने को मिलता है प्रकृति चित्रण, ठीक है, यानी कि प्रकृति यानी कि नेचर के बारे में भी सूरदास जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो सूरदास जी ने प्रकृति का बड़ा सुंदर, बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया है। तो ये था उनका भाव पक्ष। अब देखते हैं तुलसीदास जी की दो रचनाएं और भाव पक्ष। तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं थी यहाँ पे बहुत सारी दी हुई है, कोई भी आप 2-3 बैकअप के साथ याद कर लेंगे, ठीक है। पहली है रामचरितमानस, दूसरी है विनय पत्रिका, देन कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल और भी बहुत सारी थी। तो कोई भी आप 2-3 याद कर लेंगे। अब बात करते हैं इनके काव्यगत विशेषताओं की। तो सबसे पहले काव्यगत विशेषताओं में 2 चीज़ें आती है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो चलिए सबसे पहले कवर करते हैं हम भाव पक्ष को। तो भाव पक्ष का मतलब क्या होता है कि जब तुलसीदास जी कविताएं लिखते थे तो उनके पीछे की जो उनकी भावना, जो फीलिंग थी, जो भाव थे, वो क्या थे। तो सबसे पहला होता है भक्ति भावना, ठीक है। तो तुलसीदास जी जो हैं वो सगुण ईश्वर जी को मानते थे। अभी सगुण ईश्वर क्या होता है? एक ऐसा ईश्वर जिनका कुछ आकार है, कुछ रूप है और वो गुणों से भरे हुए हैं। तो अगर हम भगवान का आकार मान करके उनकी पूजा करते हैं कि कोई शेप है, फिजिकली बॉडी है उनकी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सगुण। क्योंकि तुलसीदास जी जो है वो राम जी को ईश्वर मानते थे और राम जी जो है वो देहधारी थे, यानी कि उनका एक बॉडी था, बॉडी का शेप था, उनका आकार था। तो इसलिए तुलसीदास जी जो है वो सगुण ईश्वर को मानते थे। वहीं पे एक दूसरी ब्रांच जो होती है निर्गुण ईश्वर। निर्गुण यानी कि वो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं है, ठीक है, तो वो इस तरीके से पूजा करते हैं। तो फिलहाल जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने हमेशा से सगुण ईश्वर को ही माना था और उनकी भक्ति में असीम यानी कि बहुत ज़्यादा, दैन्य यानी कि दीनता या गरीबी, और अनन्य आत्मसमर्पण। अनन्य यानी क्या होता है? किसी और के तरफ नहीं देखना, ठीक है। उन्होंने सिर्फ अपना आत्मसमर्पण किए और उन्हें माने कि जो राम जी है वही ईश्वर है, वही सगुण ईश्वर हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने किसी दूसरे की तरफ नहीं देखा, ठीक है। अनन्य यानी कि किसी और की तरफ नहीं देखे। तो
जो तुलसीदास जी उनकी भक्ति में बहुत ही ज़्यादा गरीबी दिखती थी और इसके अलावा और उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो न्योछावर कर दिया था भगवान के ऊपर, सब कुछ छोड़ दिया था। उनका राम ही एकमात्र भरोसा है, ऐसा मानना था कि राम जी ही है जो सिर्फ सब कुछ है, वही उनका सहारा है, वही उनका भरोसा है, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं माने। और उन्होंने अपने कविताओं में देखिए किस तरीके से दिखाए, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। उन्होंने इस कविता के जरिए दिखाया कि उनकी भक्ति भावना किस तरीके की है और राम जी पे वो कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। वहीं पे सेकंड की बात करते हैं तो यह समन्वयवादी विचार। तो समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वयवादी के पहले समझते हैं समन्वय क्या होता है। समन्वय यानी कि मेलजोल बना करके रखना, ठीक है। और समन्वयवादी विचार यानी कि ऐसे विचार जो कि दो अलग अलग लोगों को मिला करके एक जैसे मान करके चलते हैं। तो वही यहाँ पे है कि जो तुलसीदास जी है, इनका जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो समन्वयवादी ही रहा है। वो राम भक्त होते हुए भी उन्होंने राम जी को तो माना ही है, राम जी के वो परम भक्त है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने दूसरे देवी देवताओं की भी वंदना की है, पूजा पाठ की है। वंदना करने यानी कि पूजा पाठ करना। लेकिन यहाँ पर समन्वयवादी कैसे हुआ कि उन्होंने सिर्फ राम जी के बारे में ही नहीं किए हैं सब बातें, उन्होंने उनकी पूजा तो की ही की है, साथ ही साथ उन्होंने दूसरे जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा पाठ किए। तो मेल जोल बना करके उन्होंने सबकी पूजा पाठ किए हैं। और इसके अलावा इनके काव्य में जो कविताएं हैं उनमें कर्तव्य परायणता और लोक कल्याण का संदेश मिलता है। कर्तव्य परायण यानी क्या होता है? अपने कर्तव्य का पालन करना। तो उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है। और इसके अलावा जो लोक कल्याण यानी कि लोक कल्याण यानी क्या होता है? लोक यानी कि पूरी दुनिया, ठीक है, पूरा समाज। तो पूरे देश का, पूरे समाज का उन्होंने कल्याण किया है। इस टाइप के उन्होंने अपने कविताओं में संदेश लिखे हैं, वही हमको देखने को मिलता है। वहीं पर अगर थर्ड भाव पक्ष की बात करते तो है लोक मंगल का भाव। देखिए वही अब थोड़ा सा डिटेल में आ गया। लोक यानी कि पूरी दुनिया का, मंगल यानी कि कल्याण करने की भावना थी इनके पीछे। तो तुलसीदास के काव्य में, कविताओं में लोक मंगल की यानी कि पूरे समाज की, पूरे समाज का, पूरी दुनिया का कल्याण हो, ऐसी भावना हमको देखने को मिलती है। व्यक्त यानी कि बताया है उन्होंने अपने कविताओं में। उन्होंने अलग अलग चीज़ों को अपनाया, जैसे कि भील हो गया, कोल हो गया, शबरी हो गया। यानी ये जो है ये लोग हैं, इंसान हैं। शबरी तो आपको पता ही होगा, शबरी के बेर जो कि जूठे खाते हैं राम जी। देन भील लोग जो कि जंगल साइड पे रहते हैं, कुछ जाति के लोग हैं। ये कोल भी एक जाति के लोग हैं। तो इन सभी को उन्होंने अपनाया। उन्होंने ये नहीं माना कि ये ऊंच नीच नाम की चीज़ होती है, उन्होंने सभी चीज़ को अपनाया है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है तुलसीदास जी जो है वो रस सिद्ध कवि है। रस सिद्ध यानी कि इन्होंने अपनी कविताओं में बहुत सारे रसों को इस्तेमाल किए हैं। 10 रस होते हैं, ये आपको पता होगा। तो रसों का इस्तेमाल इनकी कविताओं में हमको देखने को मिलता है। उन 10 रसों में से इनकी कविताओं में जो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है वो है श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस। इनका बहुत ही सुंदर यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से चित्रण किया हुआ है। इसके अलावा रौद्र, करुण और अद्भुत रसों का भी उन्होंने बहुत ही शानदार वर्णन किया हुआ है। तो ये था भाव पक्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 11 में बोला गया है फसल क्या है। जो फसल है, जो खेती किसानी करते हैं किसान लोग, तो उसी फसल के बारे में पूछा गया है कि फसल क्या है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू है। यानी कि देखिए जो कवि है, अगर उनके हिसाब से बात करें, उनके अनुसार बात करें, तो उनके हिसाब से जो फसल है वो नदियों के पानी, जो नदियों में जो पानी बहता है, उन पानी का जादू है, जिसकी वजह से ये फसल उग रही है। उसके अलावा किसानों के हाथों की महिमा है। जो किसान है, जो खेती किसानी करते हैं, उनके हाथों की जो मेहनत है, उसी की वजह से ये फसल उग पा रही है। तो हाथों की महिमा है, महिमा का मतलब महानता है कि वो इतना महान कार्य करते हैं। उसके अलावा भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। देखिए कुछ मिट्टियों के नाम दिए। भूरी मिट्टी यानी कि जो भूरे कलर में होती है, काली मिट्टी जो काली मिट्टी होती है, और संदली मिट्टी का मतलब जो चंदन के कलर की पीली टाइप की मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं संदली मिट्टी। तो इन सब मिट्टियों का गुणधर्म यानी कि क्वालिटी है, जिसकी वजह से फसल उग पा रही है। अगर ये मिट्टी नहीं होती तो फसल उगाना पॉसिबल नहीं हो पाता। आगे सूर्य की किरणों का रूप परिवर्तन है। जो ये सूरज की किरणें हैं, जो सन है, जो सूरज है, उसकी किरणें हैं, तभी तो ये सब जो फसल है वो उग पा रही है। तो उसी का परिवर्तित रूप है, यानी कि जो सूरज की किरणें आ रही है कहीं ना कहीं वही इस फसल को आगे बढ़ाती है और उगाती है, जिससे हमको अनाज मिल सकता है। इसके अलावा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। जो हवा है, इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से ये फसलें उग रही है। तो हवा की जो थिरकन है, थिरकन यानी कि नाचते हुए जो हवा आती है, इन सभी चीज़ों का सिमटा हुआ, सब आपस में मिले हुए जब होते हैं तब जाकर के फसल है।
यानी कि फसल उग पाती है। इसके साथ ही एक संकोच है, संकोच यानी कि हमको डाउट होता है कि फसल उगती कैसे है, इन सब चीज़ों के मिलने से होता कैसे है, क्या होता है, तो कहीं ना कहीं सब संकोच है, हमको डाउट है। पर जो भी हो रहा है बहुत ही शानदार हो रहा है। ये फसल है तो हम हैं, अनाज है तभी हम हैं, इस फसल के बिना हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं हो पाता। तो ये था फसल का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। जो उद्धव थे, ठीक है, जो कृष्ण जी के परम मित्र थे, तो उनके व्यवहार की, उनके बिहेवियर की तुलना, कंपेरिजन यहाँ पे किस किस से की गई है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की है। तो जो गोपियां थी वो उद्धव के व्यवहार यानी कि बिहेवियर की तुलना, कंपैरिजन जो है वो एक कमल के पत्ते से करती है और तेल के गागर, गागर यानी क्या होता है, घड़ा या गगरी बोलते हैं, जिसके अंदर पानी वगैरह या फिर कुछ लिक्विड हम रख सकते हैं, तो तेल के गागर से की है। तो ऐसा क्यों किए, तो बता रहे हैं जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है और जो तेल का गागर है, ठीक है, तेल का जो गागर है, जो घड़ा है, वो तेल में डूबा रहता है, लेकिन उन पर जो पानी की बूंद है, ठीक है, एक भी पानी की बूंद टिक नहीं पाती है, चाहे वो कमल का पत्ता हो, चाहे वो तेल का गागर हो। वैसे ही तो क्योंकि यहाँ पे तेल का गागर और कमल के पत्ते पर पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता पानी में रहने के बाद भी, वैसे ही जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के पास तो रहते हैं, लेकिन उस श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे, यानी कि उनके लिए प्रेम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास रह के भी प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। तो यही कारण है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के गागर से की गई है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 12 में बोला गया है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। देखिए जो कविता है उस कविता में बादल शब्द आया है, बादल जो आसमान में होते हैं, ठीक है, क्लाउड बोलते हैं। तो जो कविता में बादल बताया गया है, तो बादल के जरिए किन किन अर्थों की ओर, उसके किस किस अर्थ की ओर, किस किस मीनिंग की ओर यहाँ पे संकेत किया गया, इशारा किया गया है। तो बादल किन किन अर्थों की ओर, किस किस मतलब की ओर इशारा करता है, वो हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बोला गया है जिस कविता की बात हो रही है वो कविता का नाम है उत्साह, ठीक है। तो उत्साह कविता में जो बादल शब्द आया है वो कई अर्थों की ओर, कई मतलब की ओर संकेत करता है। तो कुल यहाँ पे 5 उसके अर्थों की ओर बताया गया है। चलिए 1 बाय 1 इनको समझते हैं। कि जो बादल है वो वर्षा करके ताप से तपती धरती को शीतल करते हैं। देखिए जब इस धरती पे बहुत ज़्यादा ताप यानी कि गर्मी बढ़ जाती है तो उससे जो धरती वो जलने लगती है, तपने लगती है। तो जो ये बादल है उस समय ये वर्षा करके, बारिश करके इस गर्मी को शीतल यानी कि ठंडा करने की कोशिश करते हैं, इस धरती को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। पहला अर्थ ये है। सेकेंड है कि बेचैन तथा अनमने लोगों को शांति प्रदान करता है। बेचैन जो कि परेशान रहते हैं, और अनमने, अनमने का मतलब क्या होता है, जो लोग उदास होते हैं, जो लोग थक चुके हैं, जिनका मन खुश नहीं है, ऐसे लोगों को भी शांति प्रदान करने का काम करता है कौन, बादल। थर्ड है बादल बरसने पर ही किसान अपनी खेती बाड़ी करना प्रारंभ करते हैं। देखिए जब ये बादल जो है जब बरसते हैं, जब बारिश करते हैं, तो बारिश होने के बाद ही जो किसान होते हैं वो अपनी खेती बाड़ी यानी कि खेती किसानी का काम प्रारंभ कर पाते हैं, शुरू कर पाते हैं। बिना बारिश के वो खेती किसानी नहीं कर पाते हैं। फोर्थ है बादल जल देते हैं, जल को जीवन माना गया है। तो ये जो बादल है वो बरस करके जल देते हैं, पानी देते हैं, और पानी को ही, जल को ही जीवन माना गया है। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होगा। लास्ट है बादल क्रांति के दूत हैं और सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक है। तो जो बादल है ना वो क्रांति, क्रांति यानी क्या है, परिवर्तन, एक ऐसी लड़ाई जिसके द्वारा परिवर्तन लाया जाता है उसको बोला जाता है क्रांति। तो ये जो बादल है वो क्रांति के दूत है, यानी कि यही है जो बदलाव लेके आते हैं, जो बदलाव लेके आता है या कोई मैसेज लेके आता है उसको बोला जाता है दूत। तो ये जो बादल है वो बदलाव के दूत है, यानी कि बदलाव जो परिवर्तन है वो यही लेके आते हैं। और इसी की वजह से जो समाज है हमारा, उस समाज में बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम इस बादल को देख करके ही हम ये परिवर्तन की प्रेरणा लेते हैं और बदलने की फिर कोशिश करते हैं। तो ये कुछ अर्थ होते हैं जिनकी ओर बादल ने संकेत किया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्मृति यानी क्या होता है, जो यादें होती है हमारे मस्तिष्क में, जो भी हमको चीज़ें पुरानी याद आती है, तो स्मृति को यानी उन यादों को पाथेय बनाने से, पाथेय यानी क्या होता है, जब कोई इंसान किसी रास्ते पर चल पड़ता है तो जब वो जाता है कहीं पे तो अपने साथ जो भोजन लेके जाता है
उसी भोजन को बोला जाता है पाथेय, क्योंकि जब वो जाता है किसी भी लक्ष्य की ओर तो उसे बीच में भूख लगती है और अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो पाथेय यानी कि जो भोजन है वो बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरीके से जो हमारी यादें होती है उसको पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, कवि का क्या अर्थ है, क्यों वो कवि इस स्मृति को पाथेय कहता है, यानी कि वो जरूरी खाना मानता है जो किसी भी रास्ते पर चलने वाले के लिए जरूरी होता है। उसी तरीके से इस स्मृति को भी पाथेय क्यों बोला गया है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है जो कवि प्रसाद जी है, जयशंकर प्रसाद जी, उनके जीवन में बहुत सारे दुख भरे हुए हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारे दुख देखे हैं। तो कवि जी जो प्रसाद जी हैं उनके दुख भरे जीवन में कुछ स्मृति यानी कि कुछ यादें ऐसी रही हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है, मोटिवेशन मिलता है उनको, उससे उनको ऊर्जा मिलती है यानी कि एनर्जी मिलती है और जीवंतता प्रदान करती है यानी कि उनको जीवन जीने की और इच्छा होती है। तो ऐसी कुछ उनके पास यादें हैं और ये जो स्मृतियाँ हैं, जो ये यादें हैं, उनकी अपनी संपत्ति रही यानी कि उसको बहुत ही कीमती मानते हैं, धन जितना संपत्ति वो मानते हैं और वे इस संपत्ति को, इन यादों को, इन स्मृतियों को वो उजागर नहीं करना चाहते हैं, दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन यादों में जो उनकी प्रिय थी, ठीक है, जिनसे वो प्यार करते थे, उनके साथ जो मधुर रातें, जो मीठी रातें उस समय उन्होंने व्यतीत किए थे, बिताए थे, वो उन्हें याद आती है। और इसके अलावा उस रात में जब वो एक दूसरे से खिलखिलाकर हंसते थे और आपस में वार्तालाप यानी कि बातचीत करते थे, तो वो भी उन्हें आज भी, अभी के समय भी याद है। तो यही सब उन्हें यादें हैं और ऐसी यादें ही उनके भावी यानी कि बहुत ही शानदार जीवन की पाथेय है, जो कि जौहरी भोजन के तरह है और यही उनके जीवन का सहारा भी है। क्या? ये जो उनकी यादें हैं। तो उन्हीं यादों के सारे, स्मृतियों के सारे वो अपना ये जीवन का जो पथ है, जो जीवन का रास्ता है, वो बहुत ही सरस यानी कि बहुत ही शानदार बनाना चाहते हैं। तो यही कारण है कि जो कवि जयशंकर प्रसाद जी है उन्होंने स्मृति को उस जरूरी खाने की तरह बताया कि इसके बिना मैं जीवन नहीं जी सकता। तो यही कारण है कि उन्होंने स्मृति को पाथेय बताया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 13 में बोला गया है काव्य की परिभाषा लिखिए। तो काव्य क्या होता है? बेसिकली कविता को ही हम काव्य बोलते हैं, ठीक है, जो पोएम है, कविता है, उसी को हम काव्य बोलते हैं। तो उसकी यहाँ पे परिभाषा लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो पहली बात तो देखिए, जो पहली लाइन है ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको स्टार्ट यहीं से करना है, आचार्य वाले से, है ना। तो आचार्य विश्वनाथ जो थे उन्होंने काव्य यानी कि कविता की जो परिभाषा दी है वो ये है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। यानी कि इसका अर्थ क्या है? रसात्मकम यानी कि रस युक्त, यानी रस से लिखे हुए जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वही काव्यम यानी कि काव्य कहलाते हैं। तो सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो ये एक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसकी परिभाषा भी बताना है और एक उदाहरण भी आपको बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है जहाँ पे एक ही शब्द का समान अर्थ में, सेम मीनिंग में, एक ही शब्द जब एक से अधिक बार अगर आप प्रयोग करते हो तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। समझिए इस चीज़ को, एक ही शब्द है, शब्द एक ही है और उसका मीनिंग भी हर बार एक ही निकलेगा, अलग अलग मीनिंग नहीं निकलेगा। और अगर वो एक से ज़्यादा बार अगर आ रहा है तो उसको बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उदाहरण एक दो देख लेते हैं। पहला है पुन्नी पुन्नी मुनि उत्साही अकुलाही। तो यहाँ पे एक वर्ड है जो बार बार आया है, वो कौन सा है? पुन्नी पुन्नी, यानी कि फिर से, या बार बार, ठीक है। पुन्नी का मतलब क्या होता है? बार बार। दोनों का मीनिंग सेम है, तो वही यहाँ लिखा है पुन्नी शब्द की समान अर्थ में, यानी कि सेम मीनिंग में आवृत्ति हुई यानी कि रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए पुन्नी पुन्नी यानी कि फिर से, वो जो मुनि है वो उत्साही यानी कि उनको गुस्सा आ जाता है, अकुला यानी कि परेशान होकर के। तो फिर से, बार बार जो मुनि है वो परेशान होकर के गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो एक ही वर्ड बार बार आया है। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको बोल के बताता हूँ। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। सुबह सुबह ये रिपीट हो रहा है और मीनिंग सेम है, सुबह यानी कि सुबह ही है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, तो सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए, हवा दूर दूर तक जाती है, शीतलता प्रदान करती है, दूर दूर तक। अब दोनों का मीनिंग सेम है, रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 14 में बोला गया है रस किसे कहते हैं। तो ये रस क्या है, इसकी परिभाषा हमको बताना है कि इसको कहते क्या है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से।
तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना ही है, रस किसे कहते हैं, तो हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। देखिए जो काव्य होता है, जो कविता होती है, तो उस काव्य की यानी कि उस कविता की जो आत्मा यानी कि मेन चीज जो बताया गया है उसको बोला गया है रस। यानी कि जो कविता लिखी जाती है वो बिना रस के लिखी नहीं जा सकती। जैसे जो मनुष्य का, इंसान का जो शरीर होता है वो बिना आत्मा के नहीं चल सकता, वैसे ही कविता बिना रस के नहीं चल सकती। अब मेन डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। अब देखिए, काव्य यानी क्या होता है बताया मैंने, काव्य यानी होता है कविता। कविता को पढ़ने से जो मजा आता है, जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, किसको? पाठक को, क्योंकि जो पाठक होता है वही तो पाठ करता है यानी कि पढ़ता है। जब कविता को पढ़ता है कोई पाठक तो उसको आनंद मिलता है, उसी को बोलते हैं रस। दूसरा, जब कोई कविता सुनता है तो सुनने वाले को क्या बोलते हैं? श्रोता। तो श्रोता जब सुनता है तो उसको भी क्या मिलता है? आनंद यानी कि खुशी मिलती है, उसी को बोला गया है रस। या फिर जब कोई किसी अभिनय यानी कि नाटक को देखता है तो नाटक को, उस कविता के नाटक को जब वो देखता है तो देखने वाले को क्या बोलते हैं? दर्शक, जो कि देखता है। तो उस समय दर्शक को जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसी को कविता में, काव्य में रस कहा जाता है। तो इतना ही आप लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि चौपाई छंद की आपको यहाँ पे परिभाषा बताना है और फिर उसका उदाहरण दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो चौपाई छंद की परिभाषा में बताया गया है कि ये एक सममात्रिक छंद है। सम यानी कि समान, मात्रिक छंद यानी कि मात्राएं होती है, तो समान मात्राएं होती है। तो जब हम इसमें उसका उदाहरण देखेंगे तो हम देखेंगे इसमें 4 चरण होते हैं। तो ये एक चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो 4 चरण होते हैं और इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती है, क्योंकि ये सममात्रिक है, समान मात्राएं होंगी। यानी कि सभी चारों चरणों में 16-16 मात्राएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और हर चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है। देखिए आपको पता होगा गुरु यानी क्या होता है? 2 मात्राएं गिनते हैं और लघु यानी कि एक ही मात्रा गिनते हैं। गुरु को इस तरीके से लिखा जाता है और लघु को इस तरीके से लिखा जाता है। तो लघु यानी कि एक मात्रा गिनी जाती है और गुरु यानी कि 2 मात्राएं गिनी जाती है। तो यहाँ पे अंत में गुरु या लघु नहीं होता है, बल्कि आखिरी में आपको या तो 2 गुरु एक साथ देखने को मिलेंगे या फिर 2 लघु आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अंत में गुरु वर्ण होने से, अगर आखिरी में गुरु वर्ण है तो उसके होने से छंद में रोचकता यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, मन को भाने जैसे वाली फीलिंग आने लगती है। अब अगर आपको इतना टफ लगता है ये डेफिनेशन, आप एग्जाम में इतना लिखेंगे स्टूडेंट्स तो भी यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16 मात्राएं होती है। अब चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। 2 उदाहरण देखेंगे, जो आपको इजी लगे वो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 चरण, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको ताकि मात्राएं आपको दिखा सके। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब देखिए यहाँ पे मात्राओं को चलिए लगाते हैं। देखिए जय यानी कि 1 है और यह में भी 1 है। ठीक है, ह 1 है, छोटा ऊ की मात्रा है नू में, तो ये भी 1 हो जाएगा। आ की मात्रा में हमेशा क्या होते हैं? 2 लगाते हैं, यानी कि दीर्घ। न 1 हो जाएगा। ज्ञान में आ की मात्रा तो दीर्घ, उसके बाद न 1 आएगा। और ग में छोटा ऊ की मात्रा गु है तो ये 1, न में 1, स में आ की मात्रा तो 2, ग में 1, र में 1। चलिए मात्राएं गिनते हैं। तो 1 2 3 4 और 2 6 7 और 2 9 10 11 12 12 2 14 15 16। तो 16 मात्राएं हैं और यही हमने बोले थे कि चौपाई में 16 मात्राएं होती है। आगे देखते हैं। जय में 1 और 1, क में 1, प में बड़ी की मात्रा है, बड़ी है मतलब दीर्घ तो 2, ये सरोते का है। ठीक है, तो इसमें 1। त में छोटी की मात्रा है तो ये 1, ह में छोटा ओ की मात्रा है तो 1, ल में ओ की मात्रा है तो 2 यानी कि दीर्घ, क में 1, उ में 1, ज में आ की मात्रा है तो दीर्घ, ग और र में 1 1। चलिए मात्राएं गिनते हैं। 1 2 3 और 2 5 6 7 8 2 10 11 12 14 15 और ये 16। आगे 16 मात्राएं। चलिए तीसरे वाले में देखते हैं। र में आ की मात्रा है तो दीर्घ, म में 1, द में बड़ा ऊ की मात्रा है तो 2, त में 1, अ में 1, त में छोटा ऊ की मात्रा है तो 1, ल में छोटी की मात्रा है तो 1, त में 1, ब में 1, ल में 1, ध में आ की मात्रा है तो 2।
म में आ की मात्रा है तो 2। अब देखिए गिनते हैं, 2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16, 16 मात्राएं हैं। अब चलिए देखते हैं अगले वाले में। अब ये अ में अम की बिंदु भी है तो 1.5 यानी कि 2 कंसीडर करते हैं तो दीर्घ हो जाएगा। ज में 1, न में बड़ी की मात्रा है तो 2, प में छोटा ऊ की मात्रा है तो 1, त्र में 1, प में 1, व में 1, न में 1, स में छोटा ऊ की मात्रा है तो 1, त में 1, न में आ की मात्रा है तो 2 और म में आ की मात्रा है तो 2। अब चलिए गिनते हैं, 2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 14 और 2 16, तो यहाँ पे भी 16 मात्राएं हैं। तो आपने देखे कि चौपाई में हर चरण में 16 मात्राएं होती है और 4 चरण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब इसमें मैं आपको मात्राएं गिन के नहीं बताऊंगा, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। लाइन्स क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाय। तो इस तरीके से आप जो भी इजी लगे वो वाला उदाहरण याद कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 15 में बोला गया है, रामरक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली, यानी कि आपको यहाँ पे 2 लेखक दिए गए हैं, एक है रामरक्ष बेनीपुरी जी और दूसरे हैं यतीन्द्र मिश्र जी। तो इनका आपको जो है जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय बताना है। तो यहाँ पे नीचे बिंदु दिए गए उनके आधार पर क्या क्या, 2 रचनाएं और भाषा शैली, यानी कि आपको रामरक्ष बेनीपुरी जी की 2 रचनाएं और भाषा शैली बताना है। उसके बाद यतीन्द्र मिश्र जी की 2 रचनाएं और भाषा शैली आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रामरक्ष बेनीपुरी जी की 2 रचनाएं और उनकी भाषा शैली। तो देखिए रामरक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं बहुत सारी है, तो यहाँ पे 2 बोली गई है, मैं बहुत सारी बता देता हूँ, आपको भी 3-4 याद कर लेंगे बैकअप के साथ। तो जो फेमस रचनाएं हैं रामरक्ष बेनीपुरी जी की वो हैं, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं बनाम गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायको, चिता के फूल, कहानी संग्रह, महाराजा प्रताप सिंह, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण। तो ये थी इनकी कुछ फेमस रचनाएं, आप सिंपली इनको याद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा शैली, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले भाषा की। तो रामरक्ष बेनीपुरी जी की जो भाषा है वो व्यवहारिक है, यानी कि व्यवहार में जो भी चल रही है, जो नेचुरली जो बोलचाल की भाषा है वही हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा इनकी भाषा जो है बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, सुबोध यानी कि बहुत ईजिली समझ में आ जाती है, और इनमें सजीवता यानी कि ऐसे लिखते हैं जैसे कि हमको लगता है हमारे सामने सब चीज़ें हो रही है, तो सजीवता पाई जाती है। इसके अलावा इनके रचनाओं में मुहावरों और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ जाती है, और हमने कई बार देखे भी हैं कि इनकी जो रचनाएं होती हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इनकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया भाषा के बारे में। अब बात करते हैं शैली के बारे में। तो जो इनकी शैली है उसके विविध रूप यानी कि अलग अलग हमको रूप देखने को मिलते हैं इनकी रचनाओं में। कौन कौन सी ये शैली इस्तेमाल करते हैं, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहली है वर्णनात्मक शैली, नाम से क्लियर है, वर्णन किया जा रहा है बहुत शानदार तरीके से। तो जब रामरक्ष बेनीपुरी जी किसी भी वस्तु के बारे में या किसी घटना के बारे में वर्णन करते हैं तो उस वर्णन करते समय जिस शैली का वो प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो शैली है वर्णनात्मक शैली। और इस शैली की जो भाषा है वो बहुत ही सरल और सुबोध यानी कि बहुत ईजिली हमको समझ में आ जाती है, इस टाइप की ये भाषा होती है। सेकेंड है भावात्मक शैली, भावात्मक यानी कि भाव, फीलिंग। तो ये जो भावात्मक शैली है ये इनकी प्रधान यानी कि मेन शैली है, जिसका उपयोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं। और इनके रचनाओं में जो ये भाव है हमको देखने को मिलती है, तो इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता होती है, यानी कि वो उन भावों को, उन फीलिंग्स को ऐसे बताते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, प्रबल हो जाती है और हमारे दिल को छू लेने वाली होती है, यानी कि मार्मिकता होती है। वो इस तरीके से लिखते हैं अपने फीलिंग को कि हमारे दिल को एकदम छू जाती है, मार्मिक उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भावात्मक शैली। तीसरा है प्रतीकात्मक शैली, नाम से क्लियर है, प्रतीक, प्रतीक यानी कि सिम्बॉल्स, यानी कि दूसरे चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के जरिए बहुत आसानी से कई चीज़ें बोल देते हैं, वही यहाँ बोला गया है। जो रामरक्ष बेनीपुरी जी है वो अपनी बात को सीधे सीधे नहीं कहते हैं कभी भी, ठीक है। वो किसी प्रतीकों के माध्यम से, यानी किसी चिन्हों के जरिए या किसी दूसरी बातों के जरिए से कहते हैं। एंड यही कारण है कि इनके निबंधों में इस शैली का सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। क्लियर है। इसके बाद जो लास्ट शैली है वो है आलोचनात्मक शैली, नाम से क्लियर है, आलोचना। आलोचना ने क्या होता है, बुराई करना। तो रामरक्ष बेनीपुरी जो हैं वो जब भी समीक्षा करते हैं, ठीक है, समीक्षा यानी कि किसी की बुराई करना होता है, तो उस समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, जिससे कि 4 चांद लग जाते हैं उनकी रचना में।
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थी रचनाएं और भाषा शैली रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यतीन्द्र मिश्र जी की 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं यतीन्द्र मिश्र जी ने, तो जो मेन है मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको जो भी इजी लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, सम्मोहित आलोक, बाजार में खड़े होकर, गिरिजा, देवप्रिया, सुर की बारादरी, लता सुरगाथा, कुंवर नारायण का संसार, द्विज देव ग्रंथावली, यार जुलाहे। तो ये इनकी कुछ रचनाएं थी, जो भी आपको इजी लगती है आप सिंपली उसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो जो यतीन्द्र मिश्र जी हैं इन्होंने सरल यानी कि बहुत ही इजी, सहज जो कि आसानी समझ में आ जाए, और व्यवहारिक यानी कि बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। इनकी रचनाओं में जो भाषा है उनको देखने को मिलती तद्भव। तद्भव का मतलब होता है कि ऐसे शब्द, ठीक है, इनकी भाषा में ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन उनका जो रूप है वो थोड़ा सा बदल गया है हिंदी में आने के बाद। ऐसे शब्दों को बोलते हैं तद्भव। तो इनकी भाषा में तद्भव शब्द, इसके अलावा तत्सम यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं जिनमें कोई बिना बदलाव के अगर वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। इसके अलावा देशज, ऐसे शब्द जो कि हमारे देश के अंदर ही जन्म लिए हैं, हालांकि वो कहाँ से आए हैं उसका मूल रूप हमको पता नहीं होता है, पर क्योंकि शब्द हमारे देश के अंदर ही जन्म लिए हैं, इस्तेमाल होते हैं, तो इनको बोला जाता है देशज शब्द। तो यतीन्द्र मिश्र की भाषा में देशज शब्दों का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसके अलावा विदेशी शब्द यानी कि दूसरे जो देश होते हैं उनके जो शब्द होते हैं, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू जो भी हैं, उनका भी सुंदर प्रयोग हमको देखने को मिलता है। इनकी जो भाषा है वो बहुत ही परिवर्तित होते रहती है, बदलते रहती है विषय के अनुसार। जैसे टॉपिक रहता है उस टॉपिक के अनुसार, उस विषय के अनुसार, उस सब्जेक्ट के अनुसार यतीन्द्र मिश्र जी की जो भाषा है वो बदलते रहती है। इसके अलावा जो कलात्मक अभिरुचि के कारण, यानी इसका मतलब क्या है, कला में, आर्ट में इनकी बहुत अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट था, इस कारण से इनकी जो भाषा है वो बहुत ही लालित्य यानी कि बहुत ही शानदार, सुंदर और प्रवाहशील यानी कि जैसे कि सारे शब्द एक के पीछे एक बहते जा रहे हैं, इस तरीके से हमको इनका समावेश यानी कि उपयोग हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा बनावटीपन और क्लिष्टता, बनावट यानी कि बहुत ही दिखावेपन वाले जो शब्द हैं। इसके अलावा क्लिष्ट का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि समझने में आसानी से नहीं आते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो ऐसे अपनी भाषा में बनावटीपन और क्लिष्टता यानी कि कठिनाई वाले जो शब्द होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि भाषा को बोझिल यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेवी होने नहीं दिया जाता है। तो ये हमको इजीली सहज यानी कि समझ में आ जाती है, सरस यानी कि बहुत ही ईजी हो जाती है, और चित्रोपमता यानी कि इसके चित्र हमारे सामने देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसा समझिए कि कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि वो चीज़ हमारे सामने हो रही है, उसके चित्र हमको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से यतीन्द्र मिश्र जी की जो भाषा है वो बहुत ही खास है, यही उसकी विशेषताएं थी यानी कि खासियतें थी। तो ये हो गया भाषा। अब बात करते हैं शैली की। तो जो यतीन्द्र मिश्र जी हैं इनकी जो शैली है वो भावानुगामी यानी कि भाव के हिसाब से, फीलिंग के हिसाब से काम करती है, ठीक है। तो शैली के जो मेन रूप है वो इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी शैलियाँ इस्तेमाल करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले भावात्मक शैली, नाम में क्लियर है, भाव यानी कि फीलिंग के हिसाब से। तो क्योंकि यतीन्द्र मिश्र जी कला प्रेमी थे, इन्हें कला बहुत पसंद थी, इस कारण से वो जो यतीन्द्र मिश्र जी ने जो संगीत से जुड़ी हुई जो भी लेखन किए, जो रचनाएं लिखी हैं, उसमें भावात्मक शैली यानी कि इमोशनल शैली, फीलिंग शैली, जो फील है जो करते हैं वो लिखते हैं, तो उसमें भावात्मक शैली का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो इस शैली में जो भाषा है वो बहुत ही सरस यानी कि मज़ेदार है, और अलंकारिक यानी कि अलंकारों का इस्तेमाल किया है। जो दूसरी शैली है वो है संस्मरणात्मक शैली, नाम में क्लियर है, स्मरण यानी कि याददाश्त के आधार पर जो वो रचनाएं लिखते हैं तब वो संस्मरणात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। वही लिखा है कलाकार के संदर्भ में, कलाकार यानी कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके संदर्भ में, यानी कि तो जब इन कलाकार यानी कि आर्टिस्ट के बारे में बात होती है, उन्हें स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है, तब वहाँ पे संस्मरणात्मक शैली का प्रयोग होता है। थर्ड शैली है विवेचनात्मक शैली। देखिए विवेचनात्मक में मेन वर्ड क्या है, विवेचन। विवेचन करना यानी कि सोच समझना, ठीक है, विचार विमर्श करना, आपस में सोच समझ करके लिखना, इस तरीके से जो रचना की जाती है उसमें जो शैली का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं विवेचनात्मक शैली। देखिए किसी भी विषय यानी कि टॉपिक या सब्जेक्ट का जब विवेचन किया जाता है, उसके बारे में बातचीत की जाती है, सोचा समझा जाता है, तब उस समय इन्होंने इस विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। ये विवेचन द्वारा, सोच समझ के द्वारा ही किसी भी विषय को स्पष्ट करते चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शैली जो है वो है वर्णनात्मक शैली, ठीक है। तो नाम में क्लियर है, वर्णन, जब किसी भी व्यक्ति, इंसान या घटना या वस्तु के बारे में जब कोई चीज़ वर्णन की जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो वहाँ पे
वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। और इस शैली की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल यानी कि ईजी, सुबोध यानी कि आसानी से समझ में आ जाए ऐसी, और सहज यानी कि सुनने में पढ़ने में जो मज़ा आता है, इस तरीके से वर्णनात्मक शैली होती है। सिर्फ इतनी शैलियाँ इस्तेमाल नहीं किए हैं यतीन्द्र मिश्र जी ने, इसके अलावा विचारात्मक, व्यंग्यपरक, मनोवैज्ञानिक शैली, इन सभी का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देखिए, जो बाल गोविंद भगत जी है, उनकी जो पुत्रवधू यानी कि जो बहू है, वो भगत जी को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। तो मैं बेस बताऊं कि जो भगत जी का बेटा था वो मर गया था, तो बहू अकेले पड़ गई थी। तो बहू जो है वो भगत जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्यों? तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है, भगत की जो पुत्रवधू यानी कि जो बहू थी, वो उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, उनका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था, और उनके खाने पीने का जो प्रबंध है, जो अरेंजमेंट है, जो उनको खाना पीना दे सके, ऐसा कोई भी वहाँ पे शख्स नहीं था। वह उनके खाने और आदि की व्यवस्था करने के लिए और उनके साथ उनकी देखभाल यानी कि ध्यान रखने के लिए रहना चाहती थी कि मैं अपने ससुर जी बाल गोविंद भगत जी का ध्यान रखूंगी और उन्हें खाना बना करके दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अथवा में बोला गया है, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखना है। तो नाटक और एकांकी में हमको अंतर यानी कि डिफरेंस लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो पहला डिफरेंस है कि नाटक में जो है एक से अधिक यानी कि एक से ज़्यादा अंक होते हैं यानी कि पार्ट्स होते हैं, लेकिन एकांकी में केवल एक ही अंक यानी कि एक ही पार्ट होता है। सेकेंड डिफरेंस है, नाटक का जो आकार है, जो साइज है, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एकांकी का आकार जो है वो बहुत ही छोटा होता है। थर्ड है, नाटक में विकास प्रक्रिया की गति धीमी तथा वर्णित होती है। नाटक में जो विकास है, जो ग्रोथ है, जैसे जैसे नाटक बढ़ते आता है तो उसकी जो स्पीड है, जो गति है, वो बहुत ही धीमी यानी कि स्लो होती है, और यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से वर्णित यानी कि वर्णन किया जाता है। लेकिन एकांकी में विकास प्रक्रिया, जो जिस तरीके से वो नाटक के हिस्से को बोलते हैं एकांकी, तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, जो गति है बहुत तेजी से होती है, इसलिए वो विकास यानी कि आगे बहुत तेजी से बढ़ते चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अवर्णित होती है। अवर्णित यानी कि विकास प्रक्रिया, अवर्णित होने का मतलब है कि वो उतना ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाटक में किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का वर्णन हो सकता है, क्योंकि नाटक बड़ा है, तो किसी एक इंसान के ऊपर अगर हम लिख रहे हैं वो नाटक, तो उसके संपूर्ण यानी कि पूरे जीवन का वर्णन वहाँ पे हो सकता है। लेकिन एकांकी में किसी व्यक्ति के किसी एक महत्वपूर्ण घटना, कोई एक इंसिडेंट, कोई एक पार्ट को ही वहाँ पे वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है, नाटक में जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी जो संख्या है वो एकांकी की कंपेरिजन में, तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एकांकी में जो पात्रों की संख्या होती है, कैरेक्टर्स की जो नंबर्स होते हैं, वो बहुत कम होती है नाटक की तुलना में। लास्ट है, नाटक में अनेक घटनाओं का चित्रण किया जाता है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर बताया जाता है, लेकिन जो एकांकी होती है उसमें किसी एक ही घटना का चित्रण किया जाता है, यानी कि उसके बारे में बताया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 17 में बोला गया है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, जो लेखिका है, जो राइटर थी मन्नू भंडारी, तो इनकी जो व्यक्तित्व था, इनका जो पर्सनैलिटी था, उन पर किन किन व्यक्तियों का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, जो मन्नू भंडारी थी वो किससे मोटिवेटेड होती थी, किन बातों से उनको प्रेरणा मिलती थी, और किन की बातों का उन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता था। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है, लेखिका को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। जो लेखिका थी मन्नू भंडारी, उनको दो व्यक्तियों ने, दो इंसानों ने विशेष रूप से यानी कि खास रूप से प्रभावित किया, उनकी बातों का प्रभाव पड़ा है। एक थे उनके पिताजी और दूसरी थी उनकी शिक्षिका यानी कि टीचर शीला अग्रवाल। तो दो इंसान कौन थे, एक उनके पिताजी और शीला अग्रवाल। अब देखिए क्यों, क्योंकि जो लेखिका मन्नू भंडारी के जो पिताजी थे वो गोरे रंग को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि गोरा रंग दिखना बहुत अच्छा होता है, जबकि जो लेखिका है, जो मन्नू भंडारी जी है, उनका जो कलर है वो श्याम वर्ण की थी, यानी कि सांवली थी। ठीक है, सांवले कलर की थी। तो वे गोरे रंग की जो बड़ी बहन थी, यानी कि मन्नू भंडारी जी की जो बड़ी बहन थी वो गोरी थी, तो उनकी बड़ी बहन से यानी कि मन्नू भंडारी जी की हमेशा तुलना करते थे, और तुलना करके वो हमेशा मन्नू भंडारी को नीचा दिखाते थे उनके पिताजी। तो इससे उनमें कहीं ना कहीं हीनता की भावना आ गई थी,
यानी कि उनको लगता था कि मैं बुरी दिखती हूँ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, इस टाइप की भावना जो है वो उनके अंदर आ गई थी। तो पिताजी की जो इच्छा थी उसके कारण वो लोगों से विचार विमर्श तथा देशभक्ति का भाव उनमें आया। अब देखिए मोटिवेशन कैसे मिला। उन्होंने सोचा कि पिताजी जो है वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा कलर जो है श्याम कलर का है, पर पिताजी उसका अच्छा इस तरीके से चाहते थे कि उनकी इच्छा थी कि वो लोगों से बातचीत करे, विचार विमर्श करे। ठीक है, विचार विमर्श करने की बातचीत करना, लोगों के नज़रिए देखना। तो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर देशभक्ति, देश की जो भक्ति थी, वो फीलिंग, वो भाव उनके अंदर आ गया। तो ये था उनके पिताजी का प्रभाव जो कि उन पर पड़ा। उसके बाद जो शीला अग्रवाल जो कि उनकी टीचर थी, उन्होंने साहित्यिक रुचि पैदा की। अब साहित्यिक रुचि पैदा कैसे की कि उन्होंने बहुत मोटिवेट किए मन्नू भंडारी को कि आप साहित्य के ऊपर लिखी जो किताबें हैं वो पढ़िए, और बहुत सारी किताबें उन्होंने दिए कि आप इसको पढ़िए। तो पढ़ते पढ़ते उनकी साहित्य में रुचि पैदा हो गई और इसके जरिए वो खुलकर अपनी बात को कहना शुरू कर दी, क्योंकि स्टार्टिंग में मन्नू भंडारी के पास कोई भी बात को खुलकर कहने का साहस नहीं था, हिम्मत नहीं थी, जो कि बाद में ये उसके अंदर पैदा हो गई थी। तो ये फर्क पड़ा था उनकी टीचर शीला अग्रवाल का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? देखिए, जो बिस्मिल्लाह खां है एक बहुत ही फेमस शहनाई वादक हैं जो कि शहनाई को बजाते थे। ठीक है, और शहनाई क्या एक बजाने वाला यंत्र होता है। तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि, मंगल यानी कि बहुत ही शुभ ध्वनि, शुभ आवाज का नायक यानी कि हीरो क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। उत्तर में बोला गया है, शहनाई मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। जो शहनाई है वो मांगलिक यानी कि शुभ, अच्छे अवसर यानी कि मौक़ों पर ही बजाई जाती है, इसलिए इसे मंगल ध्वनि यानी कि शुभ ध्वनि, शुभ वाली आवाज़, ठीक है, कहा जाता है। या इसी को बोला जाता है कि वह ध्वनि, वह आवाज़ जो मंगलकारी हो यानी कि बहुत ही अच्छी हो, शुभ हो, उससे कहा जाता है। तो ये जो ध्वनि है, जो ये आवाज़ है, वो जनरली प्रातःकाल यानी कि सुबह जो मंगला आरती होती है, मंगला आरती यानी क्या होती है कि सूरज के उदय होने के पहले 1.5 घंटा पहले जो आरती की जाती है उसको बोला जाता है मंगला आरती, या ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं उसको। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो आरती की जाती है उसको बोला जाता है मंगला आरती। तो मंगला आरती के समय भी शहनाई को बजाया जाता है। और जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं, उन्होंने अपने जीवन भर, पूरे जीवन में शहनाई की साधना की, यानी कि शहनाई को बजाया है। और उन्होंने शहनाई को फूंक से बजाए जाने वाले सभी जितने भी सुशीर वाद्य हैं, सुशीर यानी क्या होता है, जो कि हवा फूंक करके बजाए जाते हैं, उसको बोला जाता है सुशीर वाद्य। ठीक है, यानी कि बजाना। तो हवा से जो बजाए जाते हैं यंत्र, उनमें से शहनाई जो है उसको फूंक फूंक कर बजाने में सबसे ज़्यादा सरताज बना दिया। सरताज मतलब कि सबका हेड, सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो जितने भी हवा फूंक का जो डिवाइस, जो यंत्र बजाए जाते हैं, उनमें सबसे बेस्ट जो है वो है शहनाई, इसलिए उसको सरताज बना दिया है। और जो शहनाई वादन है यानी कि शहनाई को बजाने की जो उत्कृष्टता, जो एक्सपर्टनेस है, जो एक्सपर्ट थे वो बिस्मिल्लाह खान जी, तो उसी के कारण उन्हें भारत रत्न की बहुत बड़ी उपाधि से नवाजा गया, यानी कि उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। और ये जो उस्ताद थे, तो क्योंकि एक्सपर्ट थे इसलिए उनको उस्ताद बोला जाता था। तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो हर मंगलकारी यानी कि बहुत ही शुभ अवसर पर, मौके पर शहनाई को बजाते थे। और उन्होंने इसी कारण से भारत देश का सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे ऊंचा सम्मान जो है वो प्राप्त किया है। और यही कारण है कि उन्हें मंगल ध्वनि का नायक यानी कि हीरो कहा जाता है, क्योंकि वो मंगल ध्वनि को बजाते हैं, यानी कि शुभ अवसर के मौक़ों पर इस शहनाई को बजाया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।